Hello, class 7th. Hope you all are fine. So, this is the part 2 of chapter number 8 Life in the Tropical and the Subtropical Regions. In the previous video, we have learned about the Amazon basin and the climate of the Amazon basin. तो जब हमने अमेजोन बेसिन करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट किस तरीके का होता है, वहाँ की सॉइल कैसी होती है, क्लाइमेट ज़्यादातर कैसा होता है, वहाँ का हॉट होता है और वेट क्लाइमेट होता है. ठीक है. टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में रहता है. रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे, बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो भी ज़्यादा होती है. आज हम पढ़ेंगे इसके फ्लोरा एंड फोना के बारे में कि यहाँ पे किस तरह की स्पीशीज प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्लोरा एंड फोना. द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल produces luxuriant vegetation in the Amazon basin. Dense evergreen tropical rainforest called selva are found here. Vegetation has distinct layer-like structure consisting of tall evergreen trees, epiphytes, plants such as mosses which grow on other plants, lianas, climbing vines, and giant ferns. Trees are broad-leaved hardwoods with thick barks. The thick canopy at the top prevent penetration of sunlight and thus hamper the development of dense undergrowth. Some important trees of this region such as ebony, mahogany and rosewood provide hardwood for construction, furniture making, etc. Balsa is the lightest wood. It is used for making raft toys, etc. The carnauba palm tree yield wax used for making shoe polish, varnish and candles. The bark of the cinchona tree is used for making quinine which cures malaria. Other products of this forest include rubber, nuts, cocoa, gum, cork, raisins, etc. These forests are being cleared to provide land for agriculture, industry and settlements. तो बात करें फ्लोरा एंड फोना की, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल इक्वेटर के पास होते हैं. ऐसे इक्वेटर के बीच में ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, सनरेज जो है वो डायरेक्ट इनके ऊपर पड़ती हैं. डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. बारिश यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर के पास का एरिया है इसलिए बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो जंगल हैं या जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं. डेंस यानी कि घने होंगे. एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता है, एवर जो हमेशा हरे रहते हैं, हमेशा जो पेड़ पौधे आपको हरे मिलेंगे, कभी भी उनमें घने मिलेंगे, हरे मिलेंगे. कभी भी वहाँ पे क्या है, सूखा नहीं पड़ता है, वेट रहते हैं, हमेशा गीले गीले रहते हैं क्योंकि वो इतने घने हो चुके हैं कि उसके अंदर सनलाइट भी नहीं आ सकती. सनलाइट भी उन जंगलों के अंदर नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो किस तरह के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट. वेजिटेशन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे ट्रीज हैं जैसे कि एपीफाइट्स. एपीफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं. प्लांट के ऊपर जो भी प्लांट ग्रो करेगा उन्हें हम बोलते हैं एपीफाइट्स. दूसरा है लियानास. लियानास होते हैं क्लाइंबिंग वाइन्स, जो बेल जिसे हम बोलते हैं, बेल कहते हैं ना हम, तोरी की बेल है, ये उसकी बेल है जो क्लाइंब ऊपर चढ़ते हुए ग्रो करती है, दैट इज क्लाइंबिंग वाइन्स, लियानास बोलते हैं. ठीक है. उन्हें ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, यानी कि बहुत चौड़े चौड़े होते हैं. ठीक है. पतले ट्री नहीं होते हैं, पतले पेड़ नहीं होते हैं, बहुत चौड़े पेड़ होते हैं. उनकी लीव जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो भी बहुत चौड़ी होती हैं और बहुत मजबूत पेड़ होते हैं यहाँ के. ये जो पेड़ हैं ये काफ़ी सारे चीज़ों के काम आते हैं. ठीक है. जैसे पेड़ आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन के काम आएंगे, फर्नीचर के काम आएंगे, फर्नीचर बनाने के काम. और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बालसा नाम की लकड़ी मिलती है, बालसा, जो कि सबसे लाइटेस्ट वुड है. लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्की लकड़ी जिसे हम बोलेंगे वो कौन सी होती है, बालसा, जो कि कहाँ पाई जाती है, अमेजोन बेसिन के पास के एरियाज में. और ये किस लिए यूज़ की जाती है, टॉयज बनाने के लिए यूज़ की जाती है. फिर एक ट्री है कार्नोबा ट्री. कार्नोबा पाम ट्री किसके काम आता है, वैक्स जो आप देखते हो मोम, उसके बनाने के काम आता है, मोम बनाने के काम आता है, शूज़ पॉलिश करने के काम आता है, कैंडल्स पे शाइनी जो स्ट्रक्चर आता है, वार्निश होता है. हम किसी भी चीज़ को
रब करते हैं और उससे शाइनी आती है, ऐसा एक केमिकल होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? इस ट्री से। इसके अलावा सिंचोना ट्री है जिससे कि क्यूनाइन बनती है। क्यूनाइन किसके लिए काम आती है? शायद आपने सुना होगा, क्यूनाइन जो है वो मलेरिया को क्योर करती है। मलेरिया को ठीक करने के लिए क्यूनाइन नाम की एक मेडिसिन होती है जो कि सिनोना ट्री से बनती है। इसके अलावा रबर हो गई, नट्स हो गए, कोकोआ, गम, कॉक, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें भी हमें इन ट्रीज से मिलती हैं। और जितने भी फॉरेस्ट हैं आजकल उनका क्या किया जा रहा है? उनको क्लियर कर दिया जा रहा है। और क्लियर करके क्या हो रहा है? वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि खेती की जा रही है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, सेटलमेंट होती है, लोगों ने वहाँ पे अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट ये था फ्लोरा की बात हुई है, अब फोना की बात करते हैं। The dense forest, swamp, and river of the Amazon basin are home to a wide variety of wildlife. Many types of monkeys, bats, lizards, iguanas, and sloth inhabit the forest along with colorful birds like toucans, parrots, hummingbirds, etc. Pumas, jaguars, armadillos, and anteaters are found on the ground. Crocodiles, alligators, and snake, including the anaconda, the largest snake in the world, are found in the swamps. The river have a variety of fish, including the flesh-eating piranha. Several types of insects are also found in these forests. Hence, this region is rich in biodiversity. अब फोना में भी आप देखो, इनमें क्या पाया जाता है? देखो, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, यानी कि बहुत सारे जानवर जो हैं इन जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए, बैट्स हो गए, लिजार्ड्स, इगुआना, स्लॉथ, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स के साथ साथ बर्ड्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि टॉकन्स, पैरट्स, ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे, धरती पे प्यूमाज हो गए, जैगवार्स हो गए, आर्माडिलोज हो गए, एंटीएटर्स हो गए, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। पानी के अंदर क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स यानी कि जो रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो भी यहाँ सब पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, सबसे बड़ा सांप है, दुनिया का लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, वो भी यहाँ अमेज़न बेसिन के जंगलों में पाया जाता है। रिवर में बहुत सारी फिशेस हैं जो कि फ्लैश ईटिंग पिरानास हो गए, उसी के साथ साथ इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। इसी के साथ साथ ये दुनिया का बहुत ही रिच डाइवर्सिटी वाला जंगल है। यहाँ पे हर तरह की वाइल्ड लाइफ, हर तरह की प्लांट्स, हर तरह के इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो हैं मोस्टली इन एरियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि ये एरिया जो हैं ये एवरग्रीन है, इक्वेटर के पास हैं, यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, बारिश भी होती है, और जंगल घने होने के कारण जो जितने भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें अपना घर एक प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, शेल्टर उनका। इसलिए ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ इन जंगलों में पाई जाती है। अब हम करेंगे पीपल, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। सो लेट स्टार्ट। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट, presence of wild animals and insect and lichens of transportation make the Amazon basin unfavorable for human habitation. Hence, this area has sparse population. तो यहाँ पे क्या बताया है देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, कि वहाँ का इतना हॉट और वेट क्लाइमेट यानी कि इतना गर्मी, तापमान ज़्यादा होने के कारण और वेट होने के कारण, वहाँ के फॉरेस्ट घने होने के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कमी है। इधर से एक जगह से किसी दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की कमी होने के कारण अमेज़न बेसिन में ह्यूमंस के लिए यानी कि लोगों के लिए रहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पार्स है। स्पार्स यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है। द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट आर इनहेबिटेड बाय ट्राइबल पीपल हु प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग. Shifting cultivation or slash and burn agriculture is common in the Amazon basin. It involves clearing a part of the forest by cutting and burning the vegetation, cultivating the area for 2 or 3 years, then shifting to another part of the forest when the soil loses its fertility. Simple tools like hoops and sticks are used for farming. Fertilizers are not used and proper care of the crops is not taken.
Main crops grown include cassava, yams, maize, banana, and vegetables. These crops are grown for subsistence and not for sale. अब यहाँ के फॉरेस्ट का इंटीरियर यानी कि इस तरीके का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल पीपल्स रह सकते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो क्या करते हैं, हंटिंग करेंगे, शिकार करेंगे, गैदरिंग करेंगे, कुछ इकट्ठा करेंगे और या फिर फिशिंग करते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। जंगल के एक हिस्से को जला दिया जाता है, जलाने के बाद उस लैंड पे ऊपर कुछ उगाया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है। और उसके बाद जब उस एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, व्हेन सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी, उसके बाद दोबारा से अगले हिस्से को जलाया जाता है जंगल के, और वहाँ पर फिर खेती की जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो खेती करने के लिए, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खेती करने के लिए कोई यहाँ पे खाद वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। नॉर्मल जैसे खेती होती है वो उसी तरीके से खेती करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो जो भी क्रॉप्स उगाते हैं वो किसके लिए उगाते हैं, ग्रोन फॉर सब्सिडेंस। सब्सिडेंस होता है सिर्फ अपने लिए, सेल करने के लिए नहीं, नॉट फॉर सेल, जस्ट फॉर देयर ऑन फुलर यूटिलाइजेशन। जितनी भी क्रॉप्स उगेंगी वो सारे के सारे खुद यूज करेंगे। The Seringuros are a community living in the Amazon basin who depend for their livelihood on tapping rubber from wild trees. In some part of the basin, commercial rubber plantation have also developed in some areas. Coffee, nuts, and cocoa are grown commercially. Mining has developed in some places, and iron or copper, gold, bauxite, manganese, etc. are mined. इसके अलावा एक कम्युनिटी जिसका नाम इन्होंने बोला है सेरिगिरस। ये कम्युनिटी कैसी कम्युनिटी है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें ये नाम दिया गया है। वो अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए इस रबर का यूज़ करते हैं। उस रबर को बेच के जो भी उनकी इनकम आती है उससे वो अपना घर चलाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं इस बेसिन के, यानी कि अमेज़न के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर रबर प्लांटेशन कमर्शियल हो गई है। कमर्शियल यानी कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाती है और उसे सेल पर्पस के लिए की जाती है, ना कि अपने यूज़ के लिए प्लांट किया जाता है। उसको सेल करते हैं और फिर वहाँ से उनके लिए जो भी इनकम होती है वो उसको अपने लाइवलीहुड में यूज़ करते हैं। कुछ एरियाज़ में कॉफ़ी, नट्स, कैकोआ ये सब भी ग्रो किया जाता है। कमर्शियली हो गया जो आप सेल करने के मोटिव से कर रहे हो, जिसका आपका मोटिव ये है कि आप इसको बेचोगे और आप इससे पैसे कमाओगे। इसके अलावा काफ़ी प्लेसेस पे माइनिंग भी डेवलप हो चुकी है। माइनिंग यानी कि जो खोदते हैं वहाँ से क्या निकलता है, रिसोर्सेज निकले जाते हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सब क्या हैं, ये हमारे सारे मेटल्स हैं। ये मेटल्स जो माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। नेक्स्ट इज tribals living in the core forest area use branches and leaves to make huts and build them on raised platform to avoid flooding. The more advanced tribes living in small villages built their huts on slits with wood and clay. Some thatched huts are shaped like beehives. Large apartment-like house with steep slanting roof are called maloka. Swinging rest couches और hammocks are common sight in the area. अब उनके रहने का तरीका बताया है। रहने का तरीका किस तरीके का है, देखो। कुछ लोग जो हैं वो तो जो कि फॉरेस्ट के कोर में यानी कि अंदर तक फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, वो किसके घर बनाते हैं, ब्रांचेस के और लीव्स के, पत्तों के और जो भी ब्रांचेस टहनियाँ होती हैं उससे वो अपनी हट्स बना लेते हैं, झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। और उन्हें थोड़ी ऊपर बनाया जाता है ताकि फ्लड से उनका ये जो हट है ये ख़राब ना हो। इसके अलावा जो एडवांस ट्राइब्स हैं वो क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट छोटे छोटे विलेजेस में रहते हैं और उन्होंने अपनी जो हट्स बनाई हुई हैं वो किस पे बना रखी हैं, स्टिल्स पे, स्टिल्स ऑफ वुड। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये पिक्चर में नीचे ये बनाया गया है, ये क्या है, वुड की, ये क्या है, वुड की स्टिल्ट्स बनाई हुई हैं। इसके ऊपर फिर घर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के वो घर वहाँ पे
बनाते हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ही घर में बहुत सारे अलग अलग कमरे बना दिए जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं। इनकी जो रूफ रहती हैं वो क्या रहेंगी, स्लांट रहेंगी। देखो ये स्लांटिंग लाइन बोल, जैसे हम स्लांटिंग लाइन पढ़ते थे ना छोटे होते, स्लांट रूफ रहती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, मैलोका। क्या बोलेंगे, मैलोका। स्विंगिंग रेस्ट काउचेस, स्विंगिंग रेस्ट काउचेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दो पेड़ होते हैं और पेड़ों के बीच में ऐसे लगाए नेट लगाई होती है इस तरीके से, और बीच में आप रेस्ट कर सकते हो, वो होता है हैमॉक्स, उसे हैमॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह के ये जो हैमॉक्स हैं ये इन एरिया में कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, डेंस फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स हैव मेड द एरिया inaccessible and hindered development of road and rail network in this area. The Trans-Amazonian Highway is one of the few important road in the region. The waterways are the only mode of transport. Canoes, raft, motorized boat, etc. are commonly used, and ships are used on large river. Ocean liners can reach up to Manaus, an important rubber collecting center and port on the Amazon River. Other important port cities along the Amazon River are Belém and Iquitos. In recent years, there has been rapid deforestation in the Amazon basin in order to provide land for various human activities. This has resulted in rapid loss in biodiversity. The ecological balance has been disturbed, and continued destruction of forest may have disastrous consequences in future. अब इन्होंने बताया है कि घने जंगल होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, स्वैम्प्स होने के कारण यहाँ क्या हो जाता है कि रोड्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। रोड को बनाना मुश्किल है, अगर घने जंगल है, सब काटना पड़ेगा और बहुत मुश्किल टास्क है। और उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी वहाँ की डिस्टर्ब होती है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक हमारा जो दिया हुआ है इन्होंने रोड, वो है द ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। ये एक ऐसा हाईवे है जो कि अपने साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स को जोड़ते हुए इनको मिला देता है। इसके अलावा ज़्यादातर यूज़ किसका किया जाता है, कैनोएज, राफ्ट्स, मोटर बोट्स, जो कि पानी में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है। पानी होने के कारण वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय रोड नहीं होती है, बाय वाटर्स होती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी अमेज़न बेसिन की जितनी भी फॉरेस्ट हैं उनको अब डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो रही है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं है। उस लैंड को प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक साथ जब हम काफ़ी सारे पेड़ को काट देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट हो रही है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ठीक से नहीं बन पा रहा, जिसके कारण आप सुनते हो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है ना, पॉल्यूशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण हैं जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर इसी तरीके से ये फॉरेस्ट हैं, ये जो पेड़ हैं, हम इन्हें काटते रहे तो फ्यूचर में हमें बहुत ही गहरे नुकसान जो हैं वो झेलने पड़ेंगे। थैंक यू।